अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे नमाज के साइंसी फ़ायदों के हवाले से, और हम साइंस की दुनिया में किस किस तरह से नमाज के कौन कौन से काम में या वज़ू से लेकर नमाज करने तक कौन कौन से काम में हम कौन कौन से फ़ायदे ले सकते हैं। जब तक आप लोगों के दिल में ये यकीन ही नहीं बैठेगा कि जो दीन पे चलना है वो सारी साइंस है, उस वक्त तक आप लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। मतलब दीन का हर अमल एक साइंस है। जो बातें दीन के अमल में से निकाल के यूरोपियन लोग या मुस्लिम स्कॉलर लिख देते हैं, तो किताबों के थ्रू आप लोगों को उस इल्म का तो पता लग जाता है, लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि हमारे मुआशरे को जो अभी तक उस दीन में से निकल के किताब की शक्ल में नहीं आई, तो उधर हमारा दिमाग ही नहीं जाता। सबसे पहले तो हम सब का ईमान ये होना चाहिए कि दीन के हर पहलू में, दीन के हर काम में साइंस है, और दीन का हर काम साइंटिफिकली हवाले से इंसान को जहनी, जिस्मानी, समाजी, माशरती, रूहानी या किसी भी माली हवाले से हर लिहाज से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जब हमें यकीन आएगा तो हम उस काम को करेंगे भी सही, और जब हमें यकीन ही नहीं आएगा तो फिर हम उस काम को कर भी कैसे लेंगे। कहने का मकसद मेरा ये है, यकीन की तब्दीली, दिलों की तब्दीली, ईमान की तब्दीली, ये इंसान के चाहने पे भी है। आप जब चाहेंगे कुछ नया तब्दील देखना तो आपको दिखेगा। जब आपके अंदर के अल्फाज, जब आपके बाहर के अल्फाज या अंदर की सोच ये हो कि इस काम से क्या मिलना है, तो फिर आपको कुछ दिखेगी भी नहीं। आपको पैसे से होना तो दिख जाता है, क्योंकि वो सामने है हमारे चीज़, पैसे ने नफ़ा कर दिया। अब जो चीज़ आपको नहीं दिखती तो आप उस पर यकीन ही नहीं रखते, और उस वक्त रख लेते हैं उसी बात पे यकीन जब वो साइंस के किसी फार्मूले से हो के आप लोगों तक पहुंच जाए, तो फिर हमें बड़ी जल्दी यकीन आ जाता है जी कुदरत का बड़ा ताकत है जी। 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, 1400 साल पहले कुरान पाक से ये बातें साबित हो गई, 1400 साल पहले ये हो गया। फिर तो हम बड़ी जल्दी बता देते हैं और अब बड़ा हम यकीन भी रखते हैं। और जो बातें नहीं बताई, नहीं ढली अभी, या नहीं ढलने से मुराद ये है कि जो बातें किताब की शक्ल में अभी तक नहीं आई, तो उस पर यकीन रखना भी हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ भी साइंस है। एक छोटे से बात के ज़रिया आप लोगों तक समझाने की कोशिश की जाएगी कि दीन के हर पहलू में एक साइंस है और आप लोगों की फ़लाह है हर हवाले से, चाहे वो समाजी है या चाहे वो नफ्सियाती है, रूहानी है या जिस्मानी है। मसलन एक बंदा सिर्फ़ नमाज के लिए नियत करता है और उसके लिए उठ खड़ा होता है, उसकी तब्दीली शुरू हो गई। कैसे? उसने नमाज की नियत की, उस नियत के टाइम पर उसके अंदर से गंदे ख्याल निकले हैं, तभी तो उसने नमाज का इरादा किया। जब उसने इरादा किया, नियत की, नमाज के लिए उठ खड़ा, वो चलना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसकी रूहानी तब्दीली आ गई, उसका इरादा, उसकी सोच का बदलना रूहानी तब्दीली है। क्योंकि अगर एक बंदा इरादा और नीयत में फहाशी रखता है तो वह नफ्सियाती बीमार है, और अगर एक बंदा इरादा और नीयत में अच्छा अमल रखता है तो
नफसियाती तौर पे एक नफसियाती तौर पे एक इंटेलिजेंट या एक समझदार आदमी कह लें, उसकी रूहानी पाकीज़गी शुरू हो गई। अब वो चल के मस्जिद तक आया, जिस्मानी और ज़हनी तौर पे वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। कैसे? ज़हनी तौर पे वो मुतमईन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब एक अच्छे रास्ते की तरफ चल पड़ा। उसके अंदर से आवाज़ आती है, उसको मुतमईन कर दिया जाता है। और फिर जब वो चलता है, उसके हर कदम पे उसको नेकी मिलना, उसके हर कदम पे नेक नेकी का लिखा जाना, एक गुनाह का मिट जाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन दीन के हर काम में सच्चाइयाँ हैं, हमें यकीन तो रखना पड़ेगा। अब उसकी वजह से उसकी नेकियों का ज़्यादा होना और गुनाहों के कम होने की वजह से उसकी रूहानी तरबियत शुरू हो गई। फिर वो आता है वज़ू की तरफ। जब वह वज़ू की तरफ आता है तो वज़ू में उसने अपने हाथ से लेकर और अपने पाँव की उंगली तक हर चीज़ को उसने धोना है। उस धोने के अंदर जो जरासीम इस इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से, इस इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से, इस माहौली असरात की वजह से, इस आबी आलूदगी की वजह से, इस खिलाव में पाए जाने वाली मिट्टी और गर्द गुबार की वजह से जो उसका खुला जिस्म, खुला चेहरा, खुले हाथ, खुले पाँव, ये 3 हिस्से, अब जब उसके ऊपर पानी डलता है तो वहाँ से वो जरासीम का, वो मिट्टी का, वो गंदगी का वो सफाया कर देते हैं। और फिर ऐसी इन्फेक्टिशियस बीमारियाँ जिसमें कोरोना वायरस से लेकर बाकी जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, दानों की बीमारी हो गई, जल्दी इन्फेक्शन की बीमारी हो गई, चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के मसाम से मुताल्लिक़ा बीमारियां हो गई, हाथों की खुजली की बीमारी हो गई, पाँव की ख़ारिश की बीमारियां हो गईं, तो वो सारी की सारी उस एक टाइम पे वज़ू की वजह से, उस जिस्म के हिस्से पे पानी इस्तेमाल करने की वजह से वो बीमारियों को वाश कर दिया उसने। अब बीमारियां उसकी वाश हो गई। अब वो जब उसने नमाज़ पढ़, जब उसने वज़ू कर लिया, उस वज़ू के अंदर हज़ारों बीमारियों से वो आज़ाद हो गया। हत्ता कि एंजाइटी का इलाज, डिप्रेशन का इलाज, टेंशन का इलाज भी वज़ू में है। मैं एक दिन एक यूरोपियन आथर को सुन रहा था, नाम मेरे मन से निकला हुआ, वो अपने क्लाइंट के डिप्रेशन को और एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए दिन में 5 मरतबा वज़ू कराता है। उसको नहीं पता वज़ू क्या चीज़ है, लेकिन वो कहता है जी मैंने जब देखा मुसलमान इतने खुश रहते हैं, वो 5 टाइम मुँह धोते हैं, मैंने एक क्लाइंट पे एक्सपेरिमेंट किया और वो उसके अंदर तब्दीली आ गई। मैंने हर क्लाइंट को अब वो वज़ू से उसका मुंह धुलवाता हूँ और उसी तरीके से धुलवाता हूँ जिस तरीके से वो वज़ू करते हैं मुसलमान। तो इस तरह से उसके अंदर मैंने तब्दीलियाँ नोट की। फिर मैंने उसको ना एक अपनी तरीक़े अमल के तौर पे इख्तियार कर लिया और आजकल मैं साइकोथेरापी ज़रिए, वज़ू के ज़रिए मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ। यानी बहुत सारी ज़हनी बीमारियाँ, नफसियाती बीमारियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, उलझने ख़त्म हो गई और उसके साथ साथ ये वाली बीमारियाँ भी उसकी ख़त्म हो गई। अब हम अगर इससे आगे बढ़ें, जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में एक पाक जगह पे आके खड़ा हो गया, उस पाक जगह पे पाक लोग आते हैं, उस पाक जगह की बरक़ात ही इतनी है कि आप नापाक, अगर आपका दिल नापाक है, अगर आपका जहन नापाक, अगर अभी बच भी गए थे कि अगर आपके दिमाग में कोई अभी दुनियावी ख़यालात थे भी सही या गंदे ख़यालात थे भी सही, तो उस पाक जगह की बरक़ात की वजह से उसके असरात पड़ते हैं इंसान के ऊपर। और फिर वो असरात की वजह से, क्योंकि वहाँ तो बड़े नेक लोग आते हैं, मेरे नबी की हदीस है सबसे बेहतर जगह मस्जिद है और सबसे गंदी जगह बाज़ार है। इसका मतलब वहाँ पे नेक लोग आते हैं। वो उसकी बरक़ात की वजह से ही उसके अंदर प्योरिटी आना शुरू हो जाती है, पाकीज़गी आना शुरू हो जाती है। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा हो के अल्लाहु अकबर कहता है एक मिसाल के तौर पे, तो अल्लाहु अकबर कहने के दौरान ही उसके हाथ का यहाँ तक उठना, ये चीज़ की इलामत है। हम अपनी आम हालत के अंदर सारे दिन के काम के अंदर हमारा हाथ यहाँ रहता है या फिर यहाँ रहते हैं, हम यहाँ तक कम ही उठा पाते हैं। तो उसकी वजह से इस सारे के सारे मसल्स को मौका मिलता है, इस मसल को मौका मिलता है सेट होने का और अपनी जगह बनाने का। और एक तेजाबी मादा जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, जो कि इंसान में पेन का बाइस बनता है, वो एक जगह जो इकट्ठा हो चुका होता है, तब वो इस मूवमेंट की वजह से वो लैक्टिक एसिड, तेजाबी मादा अपने हरकत को चेंज करके जिस्म के एक जगह से इकट्ठा था वो ख़त्म हो के पूरे जिस्म में बैलेंस फैल गया और पेन को उसने कम कर दिया।
उसके बाद जब वो रकू की हालत में जाता है तो रकू की हालत में जाने के दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी की जो साइकोथेरापी है, रीढ़ की हड्डी की जो फिजियोथेरापी है, अब रीढ़ की हड्डी की फिजियोथेरापी जब वो बंदा रकू की हालत में जाता है तो रीढ़ की हड्डी को मौका मिलता है मुसलसल फ्लेक्सिबल बनने का, लचकदार बनने का। आम हालत में तो हमारी हड्डी ऐसे रहती है, जब हम खड़े होते हैं तब भी ऐसे रहती है, जब हम लेटते हैं तब भी ऐसे रहती है, क्योंकि लेट के तो ऐसे सीधी होगी, यानी सीधी रहेगी। अब उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा तो ही तो उसको न्यूरोपैथी पेन कम होगा। जिस ख़वातीन को और मर्दों को और औरतों का मसाइल है रीढ़ की हड्डी के मसाइल, तो वो लोग अगर अपना रकू लंबा करें तो उस रकू के लंबा करने की वजह से उस रीढ़ की हड्डी को इस फॉर्म के अंदर आने का मौका मिलता है और उसके रीढ़ की हड्डी के अंदर जहाँ जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के नर्व इकट्ठे होते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ तरह की सियाटिक का नर्व यहाँ से निकलती है, उसको भी मौका मिलता है मूवमेंट की वजह से, इकट्ठा आपस में होने की वजह से। और जो दूसरे न्यूरॉन्स है जो उसको पेन पैदा करते हैं उसको हम न्यूरोपैथी पेन बोलते हैं, यानी आसाबी कमज़ोरी, तो उस न्यूरॉन्स को भी मौका मिलता है अपनी जगह को चेंज करने का, सारे केमिकल्स को, मटेरियल को मौका मिलता है अपनी जगह को चेंज करने का। तो रीढ़ की सिर्फ एक रकू की हालत में जाने की वजह से उसमें जो तब्दीलियां आती हैं उसके जिस्मानी लिहाज से, उस औरत का जिसको रीढ़ की हड्डी के मसाइल रहते हैं, तो उस औरत के बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं कि अगर वो लंबा सजदा करे, या जिस खातून को, जिस मर्द को या जिस बुज़ुर्ग को रीढ़ की हड्डी के मसाइल रहते हैं तो लंबा रकू करे, उसके मसले हल हो जाने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले सजदे की, तो सजदे की हालत में जब हम जाते हैं हमारे टांग का ये इस तरीके से पोजीशन के अंदर होना, यानी कि इस जॉइंट को हमने आपस के अंदर इकट्ठा किया और फिर ओपन किया, इस पॉइंट को हमने ओपन किया। ये जो जॉइंट है हमारा जो फटीग का शिकार हो चुका था, अब ये एक ही हालत में रहने की वजह से इसको फिजियोथेरापी का मौका मिल रहा है और ये अपनी मूवमेंट को, अपने सिस्टम को इस तरीके से, टांग की हरकत होती है ना रकू की हालत में, ये वाली हरकत, तो इसको फिर मौका मिलता है किस चीज़ का, कि इसके सारे मसल खींचते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं और बैलेंस करते चले जाते हैं। हत्ता के पाँव की उंगलियां तक, जब हम ऐसे पाँव की उंगलियां रखते हैं तो फिर पाँव की उंगलियां तक को मौका मिलता है कि इन मसल को रिलैक्स करे सारे, और जब इन मसल को रिलैक्स करे। और दूसरा काम, जब रकू की सजदे की हालत में जब हम होते हैं तो सजदे की हालत में जो सारी की सारी ब्लड सर्कुलेशन, खून का निज़ाम है, वो खून सर्कुलेट करता है इंसान के दिमाग की तरफ। हमारे ब्रेन में बहुत सारी बारीक कैपिलरीज़ हैं, हमारे दिमाग को अगर सही तरीके से खून ना मिले तो हम, एक कंडीशन होती है हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी का मसला, तो उस मसले का शिकार हो जाते हैं। अब अगर एक बंदे को फिट्स पड़ते हैं, यानी मिर्गी के झटके, तो भी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पड़ते हैं। आप तमाम जो मेडिकल फील्ड के वो तो स्पेशल सारी बातों को जानते हैं, बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दिमाग को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो दिमाग मुख्तलिफ़ तरह से अपनी फंक्शनिंग तब्दील कर लेता है, और जो दिमाग की फंक्शनिंग थी सही तरह से कुव्वत फ़ैसला लेने की, वो भी डिस्टर्ब रहती है। हत्ता कि अगर एक बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो वो बच्चा मुसलसल या उसका आईक्यू लेवल कम रहता है, इंटेलिजेंस क्यूशेंट लेवल, या फिर उस बच्चे को मुख्तलिफ़ तरह के नफ्सियाती मसाइल रहते हैं, हत्ता कि वो बंदा मेंटली तौर पे, मुसलसल जहनी तौर पे वो बंदा अपने आप को मुसलसल इस लेवल का कमी का शिकार भी कर सकता है, जिसको हम जहनी माजूरी बोलते हैं, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन तक है। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे जिनको ऑक्सीजन की कमी का मसला रहता है तो डॉक्टर उसकी पर्ची पे ANN लिख के, ठीक हो गया, कि उसको ऑक्सीजन की कमी का मसला है, और वो रेफ़र कर देते हैं ताकि दिमाग के अंदर प्रॉपर जगह खून का अपना ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ऑक्सीजन मिला खून नहीं पहुंचे, तो इसलिए मसले आए हैं।